नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। हमारे संस्थान की तरफ से जो पिछला वीडियो जारी किया गया था हिंदी व्याकरण के संबंध में, वो वर्ण विचार पर आधारित था। और उस वीडियो में मैंने बताया था इस बारे में कि वर्ण होते क्या हैं, ठीक है ना। और उस वीडियो के अंत में मैंने ये बात भी कहा था कि आने वाले वीडियो में हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्णमाला के बारे में कहा जाता है कि वर्णमाला कुछ और नहीं है बल्कि वर्णों का एक समूह है। और इस समूह की एक विशेषता होती है, और ये विशेषता यह है कि इस समूह में, यानी वर्णों के इस समूह में जो वर्ण होते हैं क्रमबद्ध तरीके से सजाए गए होते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रखे गए होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे कहने का मतलब होता है कि जो वर्णमाला है वो वर्णों का समूह है, और वर्णों के समूह में वर्णों को वैज्ञानिक ढंग से सजाया गया होता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बचपन में अक्सर ये पढ़ते सुनते आए हैं ना, क्या वही अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ क ख ऐसे करके य र ल व, तो वही वर्णमाला है, ठीक है ना। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं, अंग्रेजी भाषा के अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। जैसे कि उसमें कहा जाता है कि अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है या फिर अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसमें 26 अक्षर होते हैं, यानी 26 लेटर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी के वर्णमाला के बारे में, तो हिंदी के वर्णमाला में कितने वर्ण हैं इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद है। और मतभेद की वजह क्या है मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 49 वर्ण है, जबकि कुछ इस बात को मानते हैं कि कुल मिलाकर के 52 वर्ण है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा कि इसको लेकर के अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, इसका जवाब कितना दिया जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्णमाला में जो प्रत्येक वर्ण है उनको, मतलब जो भी वर्ण है उनको किस तरह की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि इनको किनको क्या बोला जाता है, स्वर में किनको स्पर्श व्यंजन में रखा गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अ से लेकर के अ तक ध्यान दीजिएगा, यानी कि अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ओ औ, ये जो टोटल यानी कुल मिलाकर ये जो 11 वर्ण दिखाई दे रहे हैं इनको स्वर वर्णों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है ना। यानी अ से लेकर के अ तक टोटल यानी कुल मिलाकर 11 वर्णों को स्वर वर्णों की श्रेणी में रखा गया, इनको स्वर कहा जाता है या स्वर वर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें एक बात पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हम जब बात करते हैं री की, तो री का जब हम उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है कि वो री यानी कि र हर्षई का री की तरह उसकी ध्वनि आ रही है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि री को स्वर नहीं बल्कि व्यंजन में रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि री को यानी री को स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, व्यंजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। क्योंकि हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं संस्कृत से लिए गए शब्द, जैसे कि एक शब्द ऋषि, तो ऋषि को हम र हर्षईकार से नहीं लिखते हैं बल्कि उसको इस तरीके से लिखा जाता है, यानी पहला जो उसका वर्ण होगा वो री होगा, उसके बाद सी, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग पृथ्वी लिखते हैं तो पृथ्वी में क्या होता है, प के साथ री की मात्रा को जोड़ना पड़ता है, तो री को व्यंजन में नहीं रखा गया है, स्वर में रखा गया है, क्योंकि इसकी मात्रा व्यंजनों के साथ लगाई जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि अ से लेकर के अह तक में, अगर अ से अ तक की बात करें तो वो स्वर की श्रेणी में आएंगे। और बात करें अंग और अह, अंग को अनुस्वार कहा जाता है और अह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो अंग और अह ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनको न तो स्वर की श्रेणी में रखा गया है और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, इनको अयोग वाह कहा जाता है। अंग और अह को न तो स्वर की श्रेणी में रखा गया है न ही व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है, बल्कि इन दोनों वर्णों को अयोग वाह कहा जाता है, यानी अयोग वाह की श्रेणी में, ठीक है ना। अब बात करते हैं क से लेकर के म तक, यानी कुल मिलाकर के ये जो 25 वर्ण हैं, यानी कौन कौन, क ख ग घ अंग ऐसे करके प फ ब भ म तक, बीच का मैं छोड़ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो क से लेकर के म तक ये जो कुल 25
यहाँ पे आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, व्यंजन वर्ण है और इनको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। इनकी कुल संख्या 25 है, क से लेकर के म तक, ठीक है, और इनको स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं य से लेकर के ह तक के वर्णों के बारे में। तो शुरुआत के जो 4 वर्ण होते हैं, आरंभ के जो 4 वर्ण होते हैं, य, र, ल और व, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। और उसके बाद श, स, स, ह, यानी कि तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन 4 वर्णों को ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और श, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, इसके पीछे वजह है क्योंकि ये जो चारों वर्ण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से प्रत्येक वर्ण, ठीक है ना, कुछ वर्णों के संयोग से बने। कौन कौन, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे जो छ होता है वो क, यानी क अपने शुद्ध रूप में है, क और मूर्धन्य स के संयोग से छ का निर्माण हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार त्र की बात करें तो त्र का निर्माण कैसे हुआ है, त और र के संयोग से, यानी संयुक्त होने से त्र की रचना हुई है। उसी प्रकार ज्ञ की बात करें तो ज्ञ की रचना ग और य से नहीं हुई है, बल्कि ज्ञ की रचना ज, यानी शुद्ध रूप में ज और य, इनके संयुक्त होने से ज्ञ की रचना होती है, ज्ञ का निर्माण होता है। हाँ, एक और अक्षर, सॉरी, एक और वर्ण का हम लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, वो कौन सा है, श्र। जैसे कि श्रवण कुमार, ऐसे करके श्रवण कुमार लिखना पड़ता है तो हम लोग श्र का यूज करते हैं। तो ये जो श्र है ये कैसे बना है, तो ये तालव्य श और र के संयुक्त होने से श्र का निर्माण होता है। ठीक है ना। अब हम आगे आने वाले वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे कि यहाँ पे क से लेकर के म तक कुल 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो क्यों कहा गया ऐसे करके, मतलब उसके पीछे वजह क्या होती है, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हम लोग अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, यानी य से लेकर के व तक के व्यंजन वर्णों को अंतस्थ क्यों कहा जाता है, श से लेकर के ह तक के व्यंजन वर्णों को ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जो भी तथ्य है उनको मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे वाले वीडियो में मैं ये भी चर्चा करने के लिए प्रयास करूंगा कि जो स्वर के भेद होते हैं, व्यंजन के भेद होते हैं, उसके बारे में तो मैंने बताया नहीं, मुझे वो पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैंने समझा कि पहले मैं वर्णमाला के बारे में बता दूं और वर्णमाला में जो भी वर्ण हैं उन वर्णों में, वर्णों को, जो भी वर्ण है उन वर्णों को किस तरह की श्रेणी में, किस तरह के वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। ये तो आज स्पष्ट हो गया। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम और इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।